देखिए, इस वक्त मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। मेरा अभी स्टेटमेंट चल रहा है। वो स्टेटमेंट को छोड़ के मैं बाहर आई हूँ। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, अपनी तबीयत ठीक नहीं है उसकी वजह से। अभी मैं डॉक्टर को दिखा के आऊँगी। कल रात को भी ठीक नहीं थी। मैं थोड़ा सा अच्छा रह सके उसके लिए थोड़ी दवा लेके आई थी। पर अभी मुझे लिटरली दिखाना है, ठीक से मेरी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मुझे स्टेटमेंट देना है। क्योंकि स्टेटमेंट अभी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से रोका गया है। अभी मैं घर जाऊँगी, मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से, उसकी वजह से मुझे और तबीयत ख़राब हो गई है। खाना खाऊंगी, दवा लाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे 5 बजे वापस आना है। आपने कल फेसबुक लाइव पे ये कहा कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो सब क्या है? वो सब जो भी है, देखिए इस वक्त मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ। वहाँ पे हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं। जब तक मुझे मेरी ऑफिशियली कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। आप इस्तीफा देने वाला था? जी, वो मैं देने वाली हूँ। मैंने टेलीफोनिक जान कर दी है, पर ऑफिशियली मतलब रिटर्न में मैंने नहीं दिया है। वो रिटर्न में देने के लिए आज मैं दोपहर बाद जाऊंगी या फिर कल सुबह जाऊंगी। उस रात को क्या हुआ था आपके साथ? मैं उस सर, रात की उस बात रात कर रहा को हूँ। जो हुआ वो मैं अपनी ऑफिशियली कार्रवाई जो है चल रही है, वो पूरी होने से पहले कुछ नहीं बता सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है। और जो अभी मीडिया में है वो मैंने नहीं डाला, मैंने अपने अंगत मित्र को दिया था। उसने मैंने को पूछने के लिए, भाई मेरे साथ ये हुआ तो मैं क्या करूँ। तो उस मित्र ने क्या किया कि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए, मैंने पूछा भी तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए चीज़ करी है। अब वो ये चीज़ कर दी है उसने, वो मेरे जान के बाहर हुई है। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ कहना है। जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला, वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। पर वो मैं एक वो है क्या, लेकिन हम वही वो जानना अभी वो चाहते नहीं बता सकती मैं। आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरा प्रेशर समझिए, मेरे ऊपर कितनी प्रेशर है, कितनी जवाबदारी है। मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे उसका जो डिसिप्लिन है वो रखना है। जब तक मैं हूँ तब तक। जब मैं रिजाइनिंग लेटर दे दूंगी, मेरा मंजूर हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछोगे वो मैं आंसर करूंगी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप जब रिजाइन देने वाले हैं तो? रिजाइन दे दूंगी, उसके बाद मैं लोगों को बताऊंगी असली में उस रात को क्या हुआ था, क्या हो नहीं हुआ था, क्या हो सकता था, क्या से मैं बच गई, क्या हुआ, ये वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। अच्छा, मंत्री जी से आपको किस तरह का डर लग रहा है, क्योंकि मंत्री है जी वो? नहीं, मुझे तो मंत्री जी से कोई डर नहीं है। किस बात का डर? सच्चाई मेरे साथ है, सच्ची मैं हूँ, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। मुझे मंत्री जी से कोई डर नहीं है। इस मामले में पुलिस डिपार्टमेंट आपका कितना साथ दे रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ 100% साथ में है। मुझे इस वक्त प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मेरे घर पे इस वक्त क्या बोलते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। मेरे साथ में मोदी साहब, पीएसआई मोदी साहब मेरे साथ में है 24 घंटे। मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ रही तो वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है। मुझे कुछ परसों मैं सीपी कचहरी गई थी मेरा रिजाइनिंग लेटर देने के लिए, पर मुझे रिजाइनिंग लेटर देने को नहीं मिला क्योंकि कमिश्नर साहब हाजिर नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ से जब मैं बाहर निकली, तो बाहर निकलते ही मीडिया वालों ने मुझे, वो कैसे मतलब कोई आतंकवादी आया है और उसको झपटे में लेना है, वैसे मेरी कार को पूरे को उन्होंने झपट ले लिया। तो मैंने उन लोगों को इंटरव्यू नहीं दिया, मुझे देना था। सब लोग मुझे अलग अलग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, पर मैंने उनको ये कहा कि मैं आपको अकेलों को किसी को नहीं दूंगी, दूंगी तो सबको दूंगी। तो सारे मीडिया पर्सन्स वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने मेरी पूरी कार को घेर लिया, निकलने नहीं दिया। सीपी कचहरी से लेके वनिता विश्राम तक मेरी कार का पीछा किया। मेरी कार इस साइड, वो लोग इस साइड, मुझे दौड़ते दौड़ते शूट कर रहे हैं, मेरी इजाज़त के बिना शूट कर रहे हैं। तो मुझे ये ठीक नहीं लगा, तो मेरे को उन्होंने मेरी गाड़ी साइड में रखवाई। साइड में रखने के बाद मैंने उनको ये कहा कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकती। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम जिस तरह से ले रहे हैं उस तरह से ही हम मोदी साहब का लेते हैं और सीएम साहब का, पीएम साहब का, किसी का भी इंटरव्यू हम इसी तरह से लेते हैं, तो तुम्हें भी इसी तरह से देना चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई वो जिस पद पे है उन पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन मैं एक एज ए एलआर ऑफिसर, मेरे ऊपर कोई भी सवाल उठाएगा कि भाई जिस मुद्दे के लिए लड़ रही है, मतलब तू मास्क के लिए लड़ रही है, मास्क की वजह से ही पूरी राम कहानी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए तू लड़ रही है, तू इंटरव्यू दे रही है, मतलब तू फेमस होना चाहती है यहाँ पे, तो तू किसी का डिसिप्लिन नहीं देख रही है, मास्क नहीं देख रही। तो मीडिया पर्सन ने 50% से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहना था, 50% से ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं पहना था, और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, सब एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। ठीक है, तो मैंने उनको सिर्फ हाथ जोड़ के, आप देखना अच्छे से देखना वीडियोस में, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखो और मास्क पहनो। आप अगर इस तरह से करोगे तो मुझे अभी आपकी ज़रूरत है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग शायद मेरे अपक्ष वाले थे, अपक्ष इन द सेंस भाई मेरे विरोधी जो लोग थे वो लोग थे, तो उनका कहना था कि भाई मुझे तुम लोग की ज़रूरत नहीं है। हुआ यूँ था कि भाई मुझे उन लोगों ने ये पूछा कि नहीं, सब लोग अलग अलग कॉल करके पूछ रहे हैं भाई हमें वीडियो, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो मैंने उनको ये बोला भाई आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो
और उस ग्रुप में मैं उस ग्रुप में सबको एक साथ मैसेज दे देती हूँ। तो उस टाइम की घटनाक्रम थी, वहाँ पे मीडिया वालों को मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। बोले कि मतलब उनका कहना ऐसा था कि भाई मोदी और मतलब सीएम और पीएम की हम लोग इस तरह से इंटरव्यू लेते हैं, वो जब ना नहीं बोलते तो तू अपने आप को क्या समझती है, तू अपने आप को हीरो समझती है, तुझे हम लोगों ने हीरो बनाया है तो तुझे जीरो भी हम लोग बना सकते हैं। अब एक बात चल रही, सोशल मीडिया आपके साथ था, तब कह रहे जो कुछ आपने वीडियो बनवाया पब्लिसिटी स्टंट था आपका, ऐसा लोग कह रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि उनको अगर मैंने मसाला दिया होता तो वो लोग क्या करते, मुझे सिंघम की पदवी दिलवा देते और अच्छी पदवी दिलाते। जब मैंने उनको वही लोग जो सबको पालन करने के लिए कहते हैं कि भाई आप ये करो वो करो, वही चीज मैंने उनको पालन करने के लिए कही। मीडिया की बात हाँ, सोशल मीडिया पे आपके सोशल मीडिया पे जो हो रहा है उसमें से देखिए ऐसा होता है भाई, सबका मंतव्य अलग अलग है। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ है, कुछ नहीं, बहुत कुछ लोग हैं जो मेरे साथ हैं, कुछ लोग हैं जो मंत्री जी साहब के साथ हैं। भाई उनके जो फ्रेंड लोग हैं वो भले गलत हो या सही, उनका साथ तो देंगे और वो देना भी चाहिए। अगर उनका समय खराब चल रहा है तो उनके आपने जो किया, मेरा कहने का मतलब जो उस रात को किया आपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया, वीडियो बनवाया, क्या किया? वो जो वीडियो था मंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटे का वीडियो आते ही मतलब एंट्री से ही वीडियो बनाया, ऐसा नहीं था। उसके फ्रेंड जब नीचे उतरते हैं, उनकी गाड़ी आती है, तब से वो वीडियो चालू है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उस दिन के मेरे पास 100 वीडियो है, मिनिमम मेरे पास 100 वीडियो है, क्योंकि उसके अगले दिन ऐसी सेम कहानी हुई थी जिसमें एक बंदा एक्स एमएलए का बोर्ड लेके घूम रहा है। तो एक्स एमएलए के बोर्ड लेके घूम रहा है, अंदर एमएलए है ही नहीं। तो वो चीज मैंने सीके पटेल सर को, जो मेरे सुपीरियर अधिकारी है, उनको बताया कि सर ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो होता रहता है, ये वो कुछ नहीं है। तो वो जो गलत हो रहा था उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं था। तो मुझे एविडेंस के लिए दूसरे दिन ये सब करना पड़ा। मानगढ़ चौक पे मुझे पहला ही दिन था। जो वीडियो बनाने थे हाँ, उसके बनाया सबके, सिर्फ एक की नहीं बनाया, सिर्फ मंत्री साहब का नहीं बनाया। मेरे पास 50 वीडियो है जिसमें एक लॉयर कपल भी है जो सबको मतलब इंसाफ दिलवाते हैं। वो लोग मास्क नहीं पहन के निकल रहे हैं, वहाँ पे लोग चलने के लिए निकल रहे हैं, वहाँ पे लोग अलग अलग मतलब बिना रीजन के बाहर निकले। कुछ लोग रात को 10 बजे दवाई लेने निकल रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करने के लिए निकल रहे हैं। तो उन सबके मैंने वीडियो बनाया ताकि मैं अपने सुपीरियर जो ऑफिसर्स हैं उनको बता सकूं कि सर अपनी एरिया में जो पब्लिक है वो इस तरह का कानून नहीं मान रही है और इस तरह के बहाने बना रही है, ताकि आगे से सब कुछ मतलब जो अपना कोरोना है उसको, मेन चीज हम लोग को कोरोना को कम करना, ठीक है, हमारी जो ड्यूटी है वो कोरोना के लिए है। तो मेन चीज ये है कि भाई जब अमिताभ बच्चन जी साहब को हो सकते हैं, उनके सन अभिषेक बच्चन जी को हो सकता है, तो वो तो इतनी अच्छी फैसिलिटी में रह रहे हैं। जब उनको हो सकता है तो आप और मैं तो कॉमन पर्सन है, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि भाई उसकी वजह से मैं कर रही हूँ। आपको क्या लगता है आप ये चर्चा का विषय क्यों बनी? क्योंकि मंत्री का बेटा था इसलिए बनी? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी जगह अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता उसको मैं रोकती और उसको टोकती, और उसको अगर ये सब मैंने कहा होता तो ये पब्लिसिटी कुछ ना होती, या फिर लोग उसका रिस्पांस नहीं देते, कुछ नहीं होता। और मेन चीज ये है कि वो स्वास्थ्य मंत्री सर है, जब उनके बेटे के साथ में ये सब हो रहा है, आप वीडियो चेक कर लीजिए। मंत्री साहब यूं कह रहे हैं कि भाई मेरा जो बेटा है वो अपने ससुर को मिलने के लिए जा रहा है, और वीडियो में प्रूव हो रहा है कि भाई वो अपने दोस्तों को छुड़वाने आ रहा है। तो आप लोग देखिए कि भाई मंत्री साहब जो है वो कैसे अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं, उनका बेटा है वो कैसे स्टेटमेंट बदल रहा है, और जो घटना है वो भी 10% बाहर आई है, अभी 90% बाकी है। जब वो बाहर आएगी तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रिजाइन देने सर मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, ठीक है। एलआर तरीके की जो एलआर ऑफिसर हूँ वो भी सेवा कर रही है, मंत्री है वो भी सेवा कर रही है, और जरूरी नहीं है सेवा करने के लिए आप किसी पक्ष को ज्वाइन करो, ऑफिसर बनो या समाज सेवक बनो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप महेश सवाणी का अगर आपने सुना हो उनका वक्तव्य जब वो शादी में दे रहे होते हैं, तो उसमें वो ये कहते हैं कि भाई सेवा करने के लिए पैसे वाला होना जरूरी नहीं है, सेवा करने के लिए मंत्री होना जरूरी नहीं है, सेवा करने के लिए यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। वो ऐसा समझाते हैं सबको, भाई सेवा, आप अगर कोई मेंटली स्ट्रेस में है और उसको जाके आप रिलैक्स फील करवाते हो तो वो भी एक सेवा ही है। वही चीज मैं मानती हूँ कि भाई हमें लोगों की सेवा करनी है, वो किसी तरीके से की जा सकती है। मेरा ये जो रिजाइनिंग देने का कारण है वो ये है कि मेरे पास पावर नहीं है, मेन चीज पावर नहीं। अगर उस दिन मेरे पास पावर होता तो उनको मैं उसी टाइम दबोच सकती थी और उनके साथ मैं जो भी कानून कार्रवाई होती वो कर सकती थी, पर मैं नहीं कर पाई। उसका कारण ये है कि मेरे सुपीरियर ऑफिसर मुझे इजाजत नहीं दे रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे, ठीक है। अब रिजाइन देने के बाद मैं घर पे बैठूंगी और तैयारी करूंगी और आईपीएस की एग्जाम क्लियर करूंगी, जो मेरा पहले से भी गोल था कि मुझे सुपीरियर ऑफिसर ही बनना था। और भाई किसी कारण से मैं यहाँ पे पहुंच गई, मेरा जो भी है मैं अभी नहीं बता सकती, पर मैं एलआर तरीके से ड्यूटी कर रही हूँ। तो रिजाइनिंग देने के बाद मैं तैयारी करूंगी इस चीज़ की, आईपीएस ऑफिसर की एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो जहाँ पे भी हूँ, अगर मुझे इंसाफ मिलता है तो मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ पे भी शायद ज्वाइन करके लोगों की सेवा करना चाहूंगी। आखिरी सवाल, सूरत पुलिस आपका कितना मदद सूरत पुलिस नहीं, पूरी गुजरात पुलिस मेरे साथ में, पूरी गुजरात नहीं पूरी भारत पुलिस मेरे साथ में, पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ में, वो 100% मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।
आपकी इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा आगे? मेरी लड़ाई का परिणाम ये होगा कि भाई जो जनता के लिए जो खाकी है ना वो मेन वस्तु है। जो एलआर की जो एलआर ऑफिसर की जो पोजीशन है, सब लोग मुझे कांस्टेबल बता रहे हैं, कांस्टेबल है कांस्टेबल है। मैं कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एलआर ऑफिसर हूँ। कांस्टेबल जो है मुझसे ऊपर का अधिकारी है। कांस्टेबल जो है वो मेरे से एक पद ऊंचे ऑफिसर है। वो कांस्टेबल ऑफिसर बनने के लिए भी मुझे अभी 2 साल और माथापच्ची करती, तब जाके मैं कांस्टेबल बन पाती।